सुप्रभात। मैं पिंकी सिंह, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय पन्ना, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 महामारी के कारण हमारा देश ही नहीं समस्त विश्व इससे लड़ रहा है, किंतु हमारे जोश और उत्साह के आगे कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती। आइए इसी जोश और उत्साह के साथ आज हम मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन करने जा रहे हैं। इस आयोजन को हम ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे। तो जैसे कि हर कार्यक्रम की शुरुआत एक सरस्वती वंदना से होती है, तो हम भी अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने संगीत शिक्षक श्री दीपेश दीक्षित जी को कि वो आए और आकर के एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। हे मां शारदे वरदे वीणा वादनी वरदे। हे मां शारदे वरदे वीणा वादनी वरदे। भर दे हृदय नए भावों से, भावों को भी नव स्वर दे। स्वर में नवलय नवल तान भर, स्वर में नवलय नवल तान भर। गुंजित नभ कर दे मां शारदे वरदे। हे मां शारदे वरदे वीणा वादनी वरदे। मानव मन कालिमा मिटाकर सत्य अहिंसा प्रेम रंग भर। मानव मन कालिमा मिटाकर सत्य अहिंसा प्रेम रंग भर। तिमिर व्याधि हर सुख प्रकाश कर, तिमिर व्याधि हर सुख प्रकाश भर। हर्षित जग कर दे मां शारदे वरदे। हे मां शारदे वरदे वीणा वादनी वरदे। वीणा वादनी वरदे। धन्यवाद दीपेश सर, आपने अत्यंत ही सुंदर और मधुर वाणी में मां सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब मैं अपने शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक श्री दिनेश कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और आकर के हम सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व के विषय में अवगत कराएं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सबको पता है कि हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष ऑनलाइन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहकर इस विशिष्ट दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन सेशन में आज मैं दिनेश कुमार, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय पन्ना। तो आइए आज के बारे में हम जानते हैं। आज 29 अगस्त 2020 का दिन अति विशिष्ट है। आज के दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मोत्सव और राष्ट्रीय खेल दिवस दोनों एक साथ मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का भारत में हॉकी के खेल में महान योगदान रहा है और उनके हॉकी खेलने के समय में
भारतीय हॉकी टीम लगातार ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीता है, जो कि पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी के ओलंपिक में जीता गया, दूसरा स्वर्ण पदक 1932 के ओलंपिक में जीता गया, तीसरा स्वर्ण पदक 1936 के ओलंपिक में जीता गया। तो आइए हम विस्तार से मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जब वह हॉकी स्टिक के साथ मैदान में खेलने उतरते थे तो उनकी स्पीड और चपलता के कारण लोगों को ऐसा लगता था कि वो हॉकी की स्टिक नहीं, कोई जादू की छड़ी लेके हॉकी खेल रहे हैं, और उनको कहा जाता था कि हॉकी के खिलाड़ी नहीं, एक जादूगर लगते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। 1927 ईस्वी में इन्हें सेना में लांस नायक पद पर नियुक्त किया गया। 1932 ईस्वी में सेना में नायक के पद पर नियुक्त किया गया। 1936 ईस्वी में हॉकी कप्तान रहते हुए सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया। 1943 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद सेना में कप्तान बनाए गए। इसी दौरान 1956 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और अंत में इन्हें सेना में मेजर का पद प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद जी का खिलाड़ी जीवन। मेजर ध्यानचंद जी पहले ही मैच में 6 गोल किए, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 गोलों का कीर्तिमान रहा है। यदि उनके द्वारा किए गए सारे गोलों को शामिल कर लिया जाए तो 1000 से भी अधिक गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। मेजर ध्यानचंद जी सही मायनों में हॉकी के पहले और आखिरी लीजेंड हैं। उन्हें हॉकी में वही स्थान हासिल है जो क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन को, फुटबॉल में पेले को और एथलेटिक में जेसी ओवेंस को प्राप्त है। जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर के द्वारा जर्मनी की हॉकी टीम से खेलने का प्रस्ताव किया गया। जब जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने इनकी हॉकी खेल को देखा तो इनके खेल से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि वो इनको अपने देश के हॉकी टीम से खेलने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसके लिए इन्होंने मना कर दिया और अपने ही देश से खेलने में अपने लिए सम्मान समझा। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व असीम है। यह केवल इस दिन का जश्न मनाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि देश भर में खेलों और खेलों की भावना का जश्न मनाने के बारे में है। उत्सव का मतलब है कि इस दिन के महत्व पर प्रकाश डालना और खेल के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करना। इस तरह के दिवस युवाओं को मान्यता देते हैं कि रोजगार प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। देश के खेल प्रशंसक सभी विभिन्न खिलाड़ियों के काम की प्रशंसा करते हैं और
उन सभी महानतम खिलाड़ियों की याद में इस दिन को बहुत अच्छी भावना के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है और मानव शरीर के अपने फायदे को समझने के लिए लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय खेल दिवस का जश्न युवा बच्चों के मन में खेल के प्रति श्रद्धा और मनोबल को प्रज्वलित करने के उद्देश्य से किया जाता है और इससे उन्हें न केवल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खेलों में से एक बल्कि विभिन्न देशों के सभी खिलाड़ियों के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। महान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के स्मरण के अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस पर युवाओं से एक दिन न केवल खुद के नाम को ऊंचा करने के लिए बल्कि अपने देश का नाम ऊंचा करने की भी उम्मीद की जाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस स्वस्थ जीवन शैली का समर्थन करता है और खेल समिति के एजेंडे पर जोर देता है ताकि जितना संभव हो सके उतना लोगों की पहुंच खेल तक हो सके। राष्ट्रीय खेल दिवस भारतीय खिलाड़ियों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद जी पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार। तो हम इन पुरस्कारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे अर्जुन पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। इस पुरस्कार को उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 साल तक अच्छा प्रदर्शन किए हैं और जिस वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है उस वर्ष भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा हो। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोचेज को दिया जाता है, गुरुओं को दिया जाता है, उन गुरुओं को जिनके खिलाड़ी पिछले 3 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं और जिस वर्ष पुरस्कार दिया जा रहा है उस वर्ष भी उनका प्रदर्शन अच्छा है तो उन गुरुओं को दिया जाता है जिनके शिष्य, जिनके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पिछले 3 साल तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन और जिस वर्ष पुरस्कार दिया जा रहा है उस वर्ष अतुलनीय प्रदर्शन किया हो उन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगट, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है जिसमें धनराशि 7,50,000 रुपये दी जाती है। ध्यानचंद पुरस्कार वह पुरस्कार है जिसमें किसी खिलाड़ी के द्वारा, कोच के द्वारा जीवन पर्यंत अपना योगदान खेल के लिए दिया गया है। उन खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार की धनराशि 5 लाख रुपया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यह विश्वविद्यालय को दी जाती है जो विश्वविद्यालय साल भर में सबसे अच्छा खेलों में प्रदर्शन करते हैं, जिनके खिलाड़ी सबसे अच्छा मेडल जीतते हैं उन्हीं को ये ट्रॉफी दी जाती है। उनको ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपया विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार, इस पुरस्कार के तहत 7,50,000 रुपये खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। प्रतिभा की पहचान,
भारत जैसे विशाल देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हमें बस प्रतिभा की पहचान करनी है। खेल स्वस्थ और बीमारी मुक्त लंबी आयु का जीवन जीने का एक तरीका है और राष्ट्रीय खेल दिवस कई प्लेटफार्मों में से एक है जो पूरे देश में इस संदेश को फैलाने में मदद करता है। खेल युवाओं के बीच मित्रता की भावना पैदा करते हैं और उनमें एकता की भावना विकसित होती है। यह न केवल व्यक्ति के दिमाग को तेज बनाता है बल्कि मन को मजबूत और सक्रिय भी बनाता है। और हमारे देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह भी कहती है कि जो लोग खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं वे न केवल खेल में बल्कि जीवन में अपना मूल्य साबित करते हैं। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। सभी समझते हैं कि खेल और स्पोर्ट्स का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती है, यद्यपि इसके बहुत से छिपे हुए लाभ भी हैं। स्पोर्ट्स और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। दोनों को ही स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समान प्राथमिकता देनी चाहिए। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है, हालांकि इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई की ओर एकाग्रता स्तर को बढ़ावा देना है। खेलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिसका अर्थ है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य पूरे जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। खेल खेलना उच्च स्तर का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे साथ पूरे जीवन रहता है। बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और घर और स्कूल स्तर पर शिक्षकों और अभिभावकों की समान भागीदारी के द्वारा उनकी खेलों में रुचि का निर्माण करना चाहिए। स्पोर्ट्स बहुत ही रुचिकर हो गए हैं और किसी के भी द्वारा किसी भी समय खेले जा सकते हैं। हालांकि पढ़ाई और अन्य किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बचपन से ही अभ्यास होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे 2020। थैंक यू। धन्यवाद दिनेश सर। अत्यंत ही सुंदर शब्दों में आपने राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद जी के विषय में हमें अवगत कराया। अब मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य श्री अमरचंद राजपूत जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आए और आकर के हमें खेलों के महत्व के विषय में अवगत कराते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। सभी छात्र छात्राओं, मेरे सभी शिक्षक साथी, विद्यालय के सभी अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति के माननीय सभी सदस्य, पन्ना की खेल प्रतिभाएं खेल के क्षेत्र में सहभागिता, सक्रिय सहयोग देने वाले व्यक्तित्व, सभी को सुप्रभात। भारतीय
हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके इस जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में एक बृहद रूप में, विस्तृत रूप में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खेल मंत्रालय इसको बहुत ही परिष्कृत रूप में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए खेलों के बारे में, भारतीय खेल प्रतिभाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज को, हमारे बच्चों को जानकारी देने के लिए, हमारी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम बना रहा है। कहा जाता है कि अगर हम खेलने कूदने में बहुत अच्छे हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ भी रहते हैं। भारत में खेल दिवस एक पर्व की तरह मनाया जाता है जो हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है और एक राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। इस पर्व की मदद से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया जाए। इस दृष्टि से इसी दिन भारत के महान और माननीय हॉकी के खिलाड़ी जो हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनका जन्म दिवस होता है, इसलिए और भी अधिक महत्व हो जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जो मैं अगर विशेष रूप से उल्लेख करूं, बुंदेलखंड से बहुत गहरा नाता है और केंद्रीय विद्यालय पन्ना बुंदेलखंड में स्थित है और मैं स्वयं भी बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए और अधिक गौरव की बात है। मेजर ध्यानचंद झांसी वासियों के लिए बहुत ही गौरवशाली है। झांसी को यदि विश्व पटल पर जाना जाता है, पूरे भारत में जाना जाता है, कहीं पर भी जाना जाता है, तो निश्चित रूप से दो नाम आते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, और दूसरा नाम आता है ध्यानचंद जी का, हॉकी के जादूगर कहलाने वाले ध्यानचंद जी का, जिनको दद्दा के नाम से भी पुकारा जाता है, जो बुंदेलखंडी स्थानीय शब्द है दद्दा। उनका जन्म 20 अगस्त को 1905 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी पोस्टिंग, जो उनके पिताजी की पोस्टिंग थी, वो झांसी में थी, इसलिए वो झांसी में ही बस गए थे और अंतिम सांस तक वही झांसी में रहे। उन्हें झांसी बड़ा प्रिय था। यहीं पर उन्होंने जो बुंदेलखंड की पथरीली और काफी मात्रा में अनुपजाऊ जमीन, बुंदेलखंड का इतना अधिक विकास नहीं हुआ है, यहीं पर उन्होंने रह करके और अपने खेल के माध्यम से बुंदेलखंड का, हमारे देश का विश्व पटल पर नाम रोशन किया। मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी के जरिए देश का गौरव तो बढ़ाया ही है। भारतीय जनमानस में हॉकी के पर्याय रूप में भी उनका नाम जाना जाता है। अगर हॉकी का नाम लिया जाता है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भारत सरकार ने भी उनकी शान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और उनका जन्म दिवस भारत में आज खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस साल हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने, खेल मंत्रालय ने, हमारी भारत सरकार ने इसको एक बहुत ही बृहद रूप में मनाने का निर्णय किया है। और ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने का इसका भी एक प्रसंग है। जो झांसी के सांसद थे माननीय पंडित विश्वनाथ शर्मा जी, उन्होंने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के कितने प्रसिद्ध खिलाड़ी थे,
पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी। वो झांसी से हैं, बुंदेलखंड से हैं, क्यों ना हम उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाएं। और उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्हीं ने ये भी प्रस्ताव रखा कि ध्यानचंद जी के नाम पर एक पुरस्कार भी रखा जाए। वो भी पुरस्कार रखा गया और उनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। ध्यानचंद स्टेडियम भी उनके नाम पर है दिल्ली में, और डाक टिकट भी उनके नाम पर जारी किया गया। पूरे विश्व में क्रिकेट के महानायक जो कहे जाते हैं डॉन ब्रैडमैन, उन्होंने ध्यानचंद जी के लिए कहा था वह क्रिकेट के रनों की भांति हॉकी में गोल बनाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि रन बनाना और हॉकी के गोल करना कितनी कठिन बात होती है, लेकिन वो बहुत फुर्ती से बहुत अधिक संख्या में गोल लगा पाते थे। एक और मैं जो बात यहाँ पे उद्धृत करूंगा, वो जर्मनी के एक संपादक थे। उन्होंने ध्यानचंद जी के जो एक्सेलेंट खेल के बारे में, हॉकी के खेल के बारे में तारीफ करते हुए कहा था, कलाई का जो उनका हाथ का जो घुमाव था, घुमाव, आंखों देखी एक झलक, एक तेज मोड़ और फिर इतने में ही तुरंत एक गोल हो जाता था ध्यानचंद जी की तरफ से। स्विट्जरलैंड के बीना में एक कलाकार ने अपनी पेंटिंग में तो ध्यानचंद जी को 8 भुजाओं वाला खिलाड़ी दिखाया। झांसी के हॉकी में जो और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक तो हॉकी में तो ध्यानचंद जी हैं, लेकिन जो अन्य खेलों में खेल प्रतिभाएं हैं वो मैं बताना चाहूंगा। अब्दुल अजीज, जमशेद खान, अशोक कुमार जी, शिवम आनंद कुशवाहा, सौरभ आनंद कुशवाहा, सुबोध खांडेकर, तुषार खांडेकर आदि महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी की खेल परंपरा को इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। खेल हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं और निश्चित रूप से अगर हम खेलते रहते हैं, नियमित उनमें अपनी सक्रिय सहभागिता करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा मानसिक संतुलन है वो बहुत अच्छा रहता है। यह किसी भी कठिन परिस्थिति में, कई बार हमारे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं कि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम खेलों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और हमारा मानसिक जो संतुलन है निश्चित रूप से खेलों के माध्यम से बहुत सही रहता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन में जो बहुत कठिन होती हैं, जिनका सामना कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम खेल जानते हैं, खेलते हैं, तो निश्चित रूप से उस कठिन परिस्थिति का बड़े ही साहसपूर्वक सामना करते हैं और उस को जीत पाने में हम सफल हो पाते हैं। शरीर का स्वास्थ्य पूरे जीवन भर स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, इसको ठीक रखने के लिए खेल बहुत जरूरी होते हैं। खेल खेलना उच्च स्तर का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन भी सिखाता है, जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करें, सभी बच्चे खेलों में सहभागिता करें तथा घर और स्कूली स्तर पर शिक्षक, अभिभावक, इन सभी के मार्गदर्शन में खेलों में अच्छी सहभागिता करें। वर्तमान में स्पोर्ट्स और खेल बहुत ही रुचिकर हो गए हैं, किसी के भी द्वारा किसी भी समय खेले जा सकते हैं। इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं और निश्चित रूप से जो वर्तमान में ये कोरोना वायरस की जो महामारी है, कोविड-19 की महामारी है,
इस विषम परिस्थिति से भी हम लोग बढ़िया प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, इससे भी हम जीत करके आगे निकल आए हैं। तो शायद ये हमारी प्रबल इच्छा शक्ति है और हमारे वास्तव में जो खेल की भावना है, तभी हम उस खेल में, इस कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ पाए। मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन केवल खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया है। जो खेल परिषद है, इसका पुनर्गठन भी 1984 में 1984 में किया गया और राज्य खेलकूद युवक कल्याण विभाग का गठन है, जो कि आप देख सकते हैं पन्ना में भी जिला युवा कल्याण केंद्र है, खेलों को जो बढ़ावा देता है। वर्ष 1983-84 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवक मंडल का गठन भी किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करना है। खेलों को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में बनी और नई खेल नीति जो अभी अस्तित्व में चल रही है 2005 में आई। निश्चित रूप से जो आधारभूत संरचना है, मध्य प्रदेश सरकार, हमारी भारत सरकार खेलों को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और सबसे खुशी की बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर कि केंद्रीय विद्यालय पन्ना के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। एक बार मैं फिर आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि आज मैं इस बात को आप सबको बता पा रहा हूँ कि वर्ष 1920 में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय पन्ना में लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि से बनने वाला एक बहुत ही शानदार बैडमिंटन हॉल बनने के लिए स्वीकृत हो गया है और उसका लगभग मैं कहूँगा कि टेंडर भी CPWD के द्वारा लगभग होने ही वाला है और शीघ्र ही काम शुरू होने वाला है। तो ये केंद्रीय विद्यालय पन्ना को ये बहुत बड़ी सौगात है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। और दूसरी जो खेल का आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमें जो सौगात दी है, जो प्रदान किया है, वो है फुटबॉल ग्राउंड का विकास। तो फुटबॉल ग्राउंड का विकास और बैडमिंटन हॉल का निर्माण, ये दोनों जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कम था, मूलभूत संरचना यहाँ पे कम थी, अब वो पूरी होने जा रही है। सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय के शीर्षस्थ अधिकारियों को, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर से माननीय उपायुक्त जिन्होंने पूरे प्रयास किए ये फंड हमें स्वीकृत कराने में, ये आधारभूत संरचना बैडमिंटन की और फुटबॉल ग्राउंड की हमारे विद्यालय को प्रदान करने में, उनका मैं आप सबकी ओर से, पूरे छात्र छात्राओं की ओर से, अपने विद्यालय परिवार की ओर से, अपनी तरफ से बहुत बहुत उनके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ पर फिर से एक बार आना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उन पर मैं आना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा, समय कम है, सभी की सहभागिता शायद सुनने में या मैं जो बात कह रहा हूँ उतनी नहीं होगी, फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनमें आज क्रिकेट की बात करें तो मुश्ताक अली, CK नायडू, नरेंद्र हिरवानी, अभय खुरसिया, ईश्वर पांडे, और इसके बाद आगे चले फुटबॉल में मान सिंह तेलंग, एम्ब्रूस जबलपुर से हैं, राजू सैनी हैं। इसके बाद विश्व विजयी जो कामा पहलवान की बात है वो आती है दतिया जिला, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये बहुत हमारे लिए निश्चित रूप से गौरवपूर्ण क्षण है। और इसके बाद मैं बात बताऊं तो जो गर्ल्स टेबल टेनिस है वो रीता जैन प्रदेश में इंदौर जिले की रहने वाली हैं। रूप सिंह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे, इनके नाम पर भी ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है जहां क्रिकेट मैच भी होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुए हैं।
छतरपुर जिले के जो सामान्य आदिवासी परिवार में जन्मी एक कांति गौड़, हमारे पास में बगल के जिले में कांति गौड़, वो मध्य प्रदेश की अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए उनका चयन हुआ है। वो ख्वारा बड़ा मलेरा तहसील जो छतरपुर जिले में वहां की रहने वाली है। मैं इसलिए ये सब बात बता रहा हूं कि शायद हमारे विद्यालय से, केंद्रीय विद्यालय पन्ना से, इस नगर से, इस क्षेत्र से ऐसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक स्तर के खिलाड़ी आगे आएंगे और निश्चित रूप से वो स्वयं का विकास, स्वयं का नाम करेंगे और हमारा और हमारी विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा देश खेल प्रतिभाओं को निखारने का नियमित, लगातार, सतत प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय स्तर पर, संकुल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, SGFI स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन चूंकि इस बार आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की जो ये विश्वव्यापी महामारी है कोविड-19 की, इसके कारण इस बार हमारे जो विद्यालय स्तरीय, संकुल स्तरीय और क्षेत्रीय, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रीय स्तर के खेल भी संपन्न ना हो पाए। तो ये स्थिति खेलों की है। स्थिति सामान्य होने पर हो सकता है कि हमारे भी खेल हो पाए और जो राष्ट्रीय स्तर के खेल है, SGFI के खेल है, वो भी संपन्न हो पाए। लेकिन हमारी भारत सरकार के द्वारा हमारे जो नीति निर्धारण करने वाले हमारे अधिकारी हैं, वो निश्चित रूप से उन्होंने एक फिट इंडिया फ्रीडम रन जो लगातार 1 महीने से चल रहा है, वो भी एक खेल ही है। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन के माध्यम से पूरे बच्चे, पूरे शिक्षक शिक्षिकाएं, माता पिता, उनके अभिभावक, हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के माननीय सदस्य, ये लोग भी निश्चित रूप से पार्टिसिपेशन, अपना सहभागिता निश्चित रूप से करते हैं। अभी भी ये निरंतर चल रहा है, ये प्रतियोगिता निरंतर चल रही है। हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी हैं, उनके द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन इसकी शुरुआत की गई थी और हमारे स्कूल के बच्चों ने, पूरे प्रदेश के बच्चों ने, पूरे देश के बच्चों ने इसमें अभी तक सहभागिता की है फिट इंडिया फ्रीडम रन में और अभी भी हम लगातार करेंगे। स्वस्थ शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक कार्य किए जा सकते हैं। यदि हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का मन, शरीर दोनों स्वस्थ हैं, निश्चित रूप से वो देश की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से कभी नहीं रुकेंगे। निश्चित रूप से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आज के डिजिटल, मैकेनिकल, तकनीकी युग में इस बात को हमने सच करके दिखाया है। महामारी कोविड-19 जो कोरोना वायरस की है, आप जानते हैं कि हमारे खेल के प्रति समर्पण और जोश की भावना को आज भी कम नहीं कर पाई है, जबकि बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 का रचनात्मक तरीके से ऑनलाइन मनाया जाना और इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऑनलाइन स्पोर्ट्स क्विज जो कल संपन्न हुआ 28 को पूरे देश भर में केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के द्वारा जबलपुर संभाग के सभी विद्यालयों में, और ये मान के चलिए कि लगभग 100% बच्चों ने कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक 100% बच्चों ने इसमें अपनी सहभागिता की। तो
एक बार पुनः मैं आप सभी को, सभी छात्र छात्राओं को उनके सक्रिय सहभागिता के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों में सभी उनके माता पिता, अभिभावकों को, सभी नगर के खेल प्रेमियों को और खेल की जो विभिन्न व्यक्तित्व और प्रतिभाएं हैं पन्ना जिले की, पन्ना नगर की, नगर के अन्य हमारे सहयोगी, मार्गदर्शक, संरक्षक और विद्यालय प्रबंध समिति के माननीय सभी सदस्य, आप सबको एक बार पुनः मैं राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, कि आप सबने अपने सक्रिय सहयोग को इस राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने में हमें प्रदान किया। सभी कार्यक्रम एक शानदार सफल कार्यक्रम के रूप में हमारे सामने प्रतिबिंबित किए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और राष्ट्रीय खेल दिवस पर, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके इस मार्गदर्शन से ही हमारा विद्यालय आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी आपको कि आपने इतने सुंदर विचारों से हमें ही नहीं, विद्यार्थियों को भी खेल के महत्व के विषय में अवगत कराया और हमें खेल के प्रति जो हमारी रुचि है उसके लिए हमें अभिप्रेरित किया। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही आखिर मंजिल तक पहुंचते हैं, वो ही आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती प्रियंका मैम, जिनका खेलों के प्रति अत्यंत ही रुचि और लगाव है, को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और आकर के अपने विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। Good morning, respected principals, sir, all the dignitaries, dear parents, teachers, and my lovely students. I would like to convey a very hearty welcome to all of you on this occasion of National Sports Day 2020. I would like to thank you for joining in for the talk. Well, it is usually said that those who are able to see the invisible, they are able to do the impossible. And I'm not afraid to say that this is true in case of sports. When we talk about sports personalities like Milkha Singh, Deepika Kumari, Mary Kom, and many others who not only fought against the odds but also came out shining like the sun. Well, in this session, we are going to talk about the importance of sports in education, what are the changes that it brings in our lifestyles, and finally, how KB Sangathan helped the students to reach to their true potential through many activities. Well, if I say the word education, what is the thing that comes to your mind first? Some of you will say it's mathematics, some of you will say that it's social studies, some of you will say science, some of you will say the languages that we learn to read, write and speak at the school. But how many of us think about sports? I think the number is very less. And even when we are thinking about sports, we think about them as a recreational activity or something that has to be played professionally. Well, I'm sorry to say, but I beg to differ. And I would like to explain how. When I started playing sports during my school time, I started to see a change in me. I started to play badminton and I started to focus on the game
because I started it with a zeal, with a willpower to win. So I was confident enough that if I'm going to play badminton, I'm going to win no matter what. And this helped me to focus in my study as well. Because before playing badminton, I used to do my homework or classwork in a way that I have to finish it off. I have to get it completed no matter what. But when I started playing badminton, this focus got transferred to studies as well. I started to learn that how I should do my homework or classwork so that I can do it the best, so that I'll be able to excel in studies as well. So I started to identify all these weak areas, and it helped me to get through the exam and to be the topper of the class by the end of the year. I also won prize in badminton that year. So it helped me to concentrate not just on my game but also on my studies. And I think it is not just the focus that it brings in life. It also brings the respect. We become respectful towards our teammates. We become respectful towards our own body. That we start to realize that, okay, whatever we are eating, that has to be healthy. When we are walking, we have to walk in a particular manner so that we won't hurt our body. We have to sit, particularly while studying, in a proper manner so that we won't hurt our neck or back. All these changes comes with sports. Sports not only make our life healthier, but also more focused and disciplined. In the same way, we as a part of Kendriya Vidyalaya Sangathan try to help the students to achieve their true potential through Swasth Bharat Swasth Bachche activities that are conducted through PetKPN app that was organized twice annually. These activities help us to evaluate the agility, the coordination, the power, the strength of the students, so that we are not able to see the weak areas of the student, but we are also able to help them in order to focus and excel in studies and sports. We organize many activities through teaching as well, that also includes sports. So this amalgamation of sports and study help the student to realize that what are their strong areas and what are the weak areas that they need to work on. So in this manner, sports help them to focus or train their minds to develop an understanding of their work and how to excel in it. And I would like to thank Kendriya Vidyalaya Sangathan to develop such an app so that it is easier for us to evaluate the agility, coordination, power and strength and endurance of the students. So we are able to make them participate in various sports events at regional level and national level. I'm also thankful to my principal who keep motivating the students to take part in various games and sports at various levels. And I'm also happy to announce that some of our students won prizes in yoga, hockey, kho-kho at national level and regional level. So with this talk, I would like to leave you with a thought that sports are just recreational activities or more than that. Just think about that. Thank you so much. धन्यवाद प्रियंका मैम इतने सुंदर विचारों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं अपने स्कूल के होनहार कप्तान प्रिंस पांडे को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आए और आकर के हिंदी भाषा में जो अपने कोविड-19 महामारी के दौरान घर पर रहकर स्वयं को स्वस्थ रखने के जो विचार हैं उनको आकर के प्रस्तुत करें।
फूलों पर चलने से रफ्तार धीमी पड़ जाती है, फूलों पर चलने से रफ्तार धीमी पड़ जाती है, कांटों की राह को चलो, जब चुभन होगी तो अपने आप दौड़ना शुरू हो जाओगे। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं नमन करता हूं महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और मैं दावा करता हूं कि आप जब भी इनकी तस्वीर देखते होंगे या इनका नाम सुनते होंगे तो आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते होंगे, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने विषय कोविड-19 फिटनेस एट होम अब फीडबैक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूं। स्वस्थ रहना जीवन का सबसे बड़ा सुख है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य है। स्वस्थ रहना जीवन का पहला कर्तव्य है, इसलिए जीवन में अगर स्वास्थ्य ना हो तो जीवन भार स्वरूप हो जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह पता चला है कि महज 10% भारतीय ही कसरत करते हैं। हर 2 में से 1 भारतीय शारीरिक रूप से कम सक्रिय है। लोगों का ज्यादा समय टीवी देखने में और आराम करने में गुजरता है। भारतीय चिकित्सा संघ के एक अध्ययन के मुताबिक 3.5 करोड़ भारतीय स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कोई क्रिया भी नहीं करते। 70% भारतीय व्यायाम नहीं करते और 60.5% भारतीय खान पान पर ध्यान नहीं देते। जाहिर है अगर अपने देश को फिट रखना है तो यह मिजाज बदलना होगा। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि अपने आप को फिट रखने के लिए हम करें तो फिर करें क्या? तो आइए कुछ बातों को ध्यान में रखकर इस प्रश्न को हल किया जाए। अब मौका है कुछ सीखने का, अब मौका है अपने आप को काबिल बनाने का। करना है तो नियमित रूप से व्यायाम और योगा, करना है थोड़ा और परिश्रम अपने आप को स्वस्थ बनाने का। अगर सीखना है नई नई चीजों को जो जीवन जीना सिखा दे। अगर आपने यह सीख लिया तो आपने समस्याओं से लड़ना सीख लिया। यह समय दोबारा ना आएगा। जो उपयोग करेगा वो फल पाएगा, जो अनुपयोग करेगा वो अंत में जरूर पछताएगा। कहते हैं कि उत्तम समय और उत्तम स्वास्थ्य वह अनमोल रतन है जो खो जाने के बाद ही मूल्य बताता है। विश्वास मानिए, यह मैंने खुद अनुभव किया है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं और बड़ों के साथ बातचीत कर उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं और अपना बहुमूल्य समय अच्छे लोग, अच्छी बात और अच्छी चीजों के साथ गुजारते हैं तो आप इस कठिन समय में जीवन जीने का तरीका सीख लेते हैं। जो लोग यह सोच रहे हैं कि यह कठिन समय है, यह बहुत कठिन समय है, हमारा हर एक प्रयास असफल जा रहा है, तो मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहूंगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में मैं शेर और हिरण के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। जंगल में सुबह जब हिरण जागता है तो वह सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। चाहे हिरण हो या शेर हो, भागना तो पड़ेगा। आशा है आपको मेरी बात पर गौर करेंगे और इस बात को अपने जीवन पर जरूर उतारेंगे। फिट हम फिट तो इंडिया फिट। धन्यवाद। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश पांडे। बड़ी जोश के साथ आपने अपने विचारों को रखा। अब मैं कक्षा 9वीं आ की छात्रा तुषारिका जगवानी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और आकर अंग्रेजी भाषा में कोविड-19 महामारी के दौरान घर पर रहकर कैसे खुद को स्वस्थ रखा जाए, इस पर आकर के अपने विचार प्रस्तुत करें।
very good morning everyone. I am Tusharika Jagwani, studying in class 9th here from Kendriya Vidyalaya Panna, and today I am going to share my feedback about fitness in COVID-19. Yeah, someone had well said it that health is wealth, but sometimes we forget about our health and go for another things. See, can you walk well when you are unhealthy? Of course not. But what does the word healthy means? Yeah, sometimes we say that if a person is disease free, so he or she is healthy. But this is not the right definition. Being healthy means being physically, mentally and socially fit. See, if I am physically fit, but my mental health is zero, so I can never be a healthy person. Yeah, but what should I do to keep myself healthy? Yeah, one should take adequate amount of sleep, eat a balanced diet and do exercise daily. This will always keep you healthy. Yeah, sometimes we exercise well and we are eating a right diet, but we are not taking adequate amount of sleep because of some work or some enjoyment. So this is never happening, because most of your things like your body growth and another factors happens when you are sleeping, and your body needs rest because everything like most of the things happens when you are sleeping. So never quit your sleep, and your body needs rest, and one should take sleep from 8 to 10 hours. Now you should also eat balanced diet, because sometimes because of some taste we quit our regular diet and go for junk food. So never replace your regular meals with junk food, because this is never a healthy option. Even it makes you a lazy person, and if you want to be an active person, so you should always have good amount of nutrients in your diet. Now with these two factors, you should also exercise. I know when you will start exercising, you can feel some muscular cramps and all, because your body is not adapted with that. But when exercise will become a part of your daily routine, then the day when you skip exercising, you will actually feel bad, because then your body needs that exercise and activity, and it always makes your mind and body both healthy. When you will start exercising, so after 1 month you will realize that you have a great change. Because your mind also feel nice and your body also feel nice, because in this lockdown I was having a lot of mood swings, but then when I start exercising and taking these good factors like sleeping for a good time and eating balanced diet, when I do these three things together, so I realize that my mind and my body both are really fit. I had a lot of mood swings, so they all were gone because I was feeling nice, my body was fit, and even my mind was fit because of exercising and good amount of sleep. So I was stress free, anxiety free, and I was happy. So always be happy and always be a healthy person, because when your wealth is lost, then something is lost, but when your health is lost, then everything is lost. So yeah, and one tip, that start eating your food like medicine, otherwise your medicines will become your food. So always be happy, always be smiling, and be a healthy person and care about your health. Thank you and have a nice day. बहुत बहुत धन्यवाद तुषारिका। बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने हमें बताया कि किस प्रकार से हम अपने घर पर रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और अब मैं अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नीरज सिंह गुर्जर, मुख्य क्रीड़ा अधिकारी पीजी कॉलेज गिन्नौर को आमंत्रित करना चाहूँगी और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमारे आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और अब उनको मैं आमंत्रित करूँगी कि वो आए और आकर के अपने विचारों से हमें अभिप्रेरित करें। Good morning everyone present here. I, Neeraj Singh Gurjar, I'm a national level basketball coach and a player. My numerous trainees are playing at a different level, at a state, region and a national level also. I have worked with a couple of the top international schools of our country. Currently, I am serving as a sports officer in Madhya Pradesh Higher Education and have been posted at Gunnor near Panna. I'm really thankful to the principal and the management team of the Stream Institute for giving me the opportunity to express my views on National Sports Day and the importance of the sports in our daily life. The National Sports Day is celebrated on 29th of August, it means today, on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, who mesmerized the world with the magic of the hockey stick and make India a force of wrestling within hockey. On this day, President of India honors
eminent sports personalities with the major awards, including Khel Ratna, Arjun Award, Dronacharya Award, and Dhyan Chand Award. We all human beings expect a healthy life because a healthy life is a key of all happiness. It is also through physical and the mental well-being that can aspire a healthy life. Sports refreshes people's body and minds. It is said that health is wealth. Sports play a vital role in formation of the body muscles. There is no substitute of sports to keep the body healthy and active. A strong body boosts morale in the battle of life. Also, sports adds power to the mindsets of success. Education is not just a promise of passing the test or any exam, but the ground of the mental exercise. At the touch of sports, education gets perfection. Therefore, in the modern education system, sports draw more attention. If one of the goals of education is to develop a better life sense, then the importance of sports is of paramount priority there. In my views, the 3 C's that wonderful blend with sports are: one is character, second one is community, and third one is country. All-round character building is incomplete if sports are not a part of our life. Without sports, there cannot be any sportsmanship. Every sport has something or the other to offer. It is a unique opportunity both to sharpen our skills and for our personality development. No wonder Swami Vivekananda once said, "You will be near to heaven through football than through the study of Gita." Once again, I want to congratulate you all on this auspicious day. Happy National Sports Day. Keep yourself fit, keep shining. Thank you. आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों और सभी प्रिय अभिभावक, आज राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर अब मैं आपको आज के हमारे विषय योगा एट होम के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान घर पर रहकर योग के माध्यम से अपने शरीर और मन को स्वस्थ कैसे रखें, इस पर चर्चा होगी। इसके अंतर्गत मैं आपको योग के लाभ व योग से संबंधित विभिन्न आसनों की जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ विभिन्न आसनों को करने के तरीकों व योगासनों से होने वाले लाभ को बताया जाएगा। विभिन्न योगासनों का चित्रण भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। आइए अब हम जानते हैं योग के लाभ। नियमित योग करने से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। योग के विभिन्न आसनों से शरीर के अलग अलग हिस्सों को फायदा पहुंचता है। योग से शरीर के समस्त अंगों का व्यायाम होता है और आपका शरीर लचीला बनता है। योगाभ्यास करने से
शारीरिक व मानसिक अनेक फायदे होते हैं। योग शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। जैसा कि हमारे चिकित्सकों द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमें रोजाना योग करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। इसके साथ साथ कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति का मजबूत होना आवश्यक है, जो कि हम नियमित योग करके कर सकते हैं। सफल जीवन जीने के लिए शरीर को सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति की जरूरत होती है, जो हमें योग से ही मिलती है। योगासन एवं प्राणायाम हमारी प्राण शक्ति को मजबूत करता है। जैसा कि अब आप योग से होने वाले लाभ को जान गए हैं, आइए अब हम विभिन्न योग आसनों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न योग आसन जो आप घर पर रहकर कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, सूर्य नमस्कार। यह आसन 12 आसनों का योग है। वह इस आसन के 12 मंत्र हैं, जो सूर्य के नाम पर आधारित हैं। इस आसन से संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। दूसरा आसन, भुजंगासन, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इस आसन में सर्प के समान शरीर की आकृति बनती है। तीसरा आसन, त्रिकोण आसन, जिसे हम ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। इस आसन में हमारे शरीर की त्रिभुज के समान आकृति बनती है। चौथा आसन, ताड़ासन। इस आसन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है। पांचवा आसन, वृक्षासन, जिसे हम ट्री पोज भी कहते हैं। यह आसन सबसे सरल व प्रचलित आसन है। आइए अब हम आपको इन आसनों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। आइए अब जानते हैं वृक्षासन के बारे में। वृक्षासन को ट्री पोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें करने वाले की मुद्रा वृक्ष के जैसे लगती है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह प्राकृतिक सार्वभौमिक बल, नेचुरल यूनिवर्सल फोर्स और आपकी आंतरिक शक्ति के बीच का एक पुल है। वृक्षासन एक ऐसा पोज है जिसमें शरीर के संतुलन बनाने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है। इस योगासन को करते हुए आंखों को खुला रखना आवश्यक है, ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। इस आसन को करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर की स्थिरता भी बनी रहती है। यह बहुत ही सरल आसनों में से एक है और सबसे अधिक फायदेमंद भी है। आइए जानते हैं वृक्षासन कैसे करें। वृक्षासन करने के लिए किसी शांत और साफ सुथरी जगह पर एक दरी या मैट बिछा लें। अब मैट पर बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएं। इस दौरान आपके दोनों पैरों के बीच दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए।
अपने हाथों को अपने शरीर के दोनों ओर सीधा रखें। अब अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और दाएं पैर को अपनी बाईं जांघ पर रखें। ध्यान रहे, इस दौरान आपके दाएं पैर का तलवा बाईं जांघ पर सीधा रखा हो। इस दौरान अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें और साथ ही गहरी सांस लेते रहें। अब अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपनी छाती के पास रखें। इसके बाद धीरे धीरे इसी मुद्रा में अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। अपने ध्यान को अपने सामने किसी चीज पर केंद्रित करें। इस मुद्रा में आपका शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कुछ समय तक अपने शरीर का संतुलन बनाए रखें और इसी पोजीशन में रहें। इसके बाद अपने हाथों को नीचे ले जाएं और अपनी शुरुआती स्थिति में आ जाएं। इसके बाद इसी प्रक्रिया को फिर से दूसरे पैर के साथ दोहराएं। ऐसा करने से इस पोजीशन का एक चक्र पूरा हो जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन के चक्रों को दोहराएं। इसी तरह से दिन में 3 से 5 बार इस आसन को करना आपके लिए लाभदायक होगा। वृक्षासन करने के लाभ। यह आसन करने से दिमाग एवं मन की स्थिरता बढ़ती है। इसके साथ ही तनाव, चिंता और डिप्रेशन आदि से छुटकारा पाने में भी यह आसन लाभदायक है। वृक्षासन आपके मन को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बनाने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इस आसन में पेड़ की तरह स्थिर खड़ा होना पड़ता है। एक ही जगह पर सीधा खड़े होने के कारण रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। घुटनों के दर्द से जो पीड़ित होते हैं उनके लिए यह आसन बेहद फायदेमंद होता है। यह आसन वजन को कम करने में लाभदायक है। आइए अब हम जानते हैं त्रिकोणासन के बारे में। त्रिकोणासन का मतलब होता है 3 कोणों की मुद्रा अर्थात त्रिभुज मुद्रा। त्रिकोणासन एक ही स्थान पर करने वाला आसन है। शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए त्रिकोणासन बहुत फायदेमंद है। अब जानते हैं त्रिकोणासन किस प्रकार किया जाता है। एक मैट बिछाएं, उस पर सीधे खड़े हो जाएं। पैरों की एड़ियां आपस में छुएं, पैरों की उंगलियों को भी आपस में छूने दें। सिर और हाथ सीधा रखें। पहले गहरी सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे अपने शरीर के वजन को दोनों पैरों पर डालते हुए पैरों को फैला लें। अपने पैरों को एक दूसरे से लगभग 3 से 4 फीट तक अलग कर लें। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए कंधों और हथेलियों को नीचे की ओर ले जाएं। अपने दाहिने और बाएं पैर को बाहर की दिशा में लें। ध्यान रखें कि पूरे अभ्यास के दौरान घुटने सीधे रखें। अब धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर को दाईं ओर गिराएं। अपनी हथेलियों को जमीन से थोड़ा छुआएं। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर फैलाएं और अपने सिर को ऊपर उठाकर रखें। ऊपर वाले हाथ को सीधा देखते रहें। कुछ मिनट तक ऐसी ही स्थिति में रहें। इसके बाद पहले अपनी बाहों को उठाएं और फिर अपने ऊपरी हिस्से को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएं। अपने शरीर को आराम दें। इसी प्रकार त्रिकोणासन का अभ्यास प्रतिदिन करें। त्रिकोण आसन करने के लाभ। पूरे शरीर का संतुलन बनाता है।
शरीर में रक्त संचार ठीक करता है, कमर और जांघ के वसा को कम करता है, तनाव नहीं होने देता, मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है, बाहें, घुटने, पैर, टखने और छाती को मजबूत बनाता है, चिंता को कम करता है, पीठ दर्द को कम करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। इससे पैरों में ताकत आने के अलावा उनकी स्थिरता भी बढ़ती है। भुजंगासन कोबरा पोज योग की दुनिया में पीठ के सबसे महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। संस्कृत भाषा में भुजंग का अर्थ सांप होता है, यानी ये आसन सांप के आकार का दिखता है, इसलिए इसका नाम भुजंगासन पड़ा है। साथ ही भुजंगासन को कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह आसन कोबरा के फन फैलाने जैसा दिखाई देता है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 मुद्राएं होती हैं। इन मुद्राओं में 7वें नंबर की मुद्रा भुजंगासन होती है। आइए अब हम जानते हैं भुजंगासन कैसे करें। सबसे पहले अपने पैरों को सीधा करें और पेट के बल लेट जाएं। पैर की उंगलियों को आपस में छुआते हुए बाहर की तरफ रखना चाहिए। अपनी हथेलियों को छाती के दोनों किनारों के पास रखें। आपके हाथ शरीर के करीब होने चाहिए और कोहनी बाहर की ओर होनी चाहिए। अपने माथे को फर्श पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें और अपने माथे, गर्दन और सिर, कंधों को ऊपर उठाएं। अपनी पीठ की मांसपेशियों की मदद से छाती को ऊंचा करते जाएं और फिर अपने हाथ की ताकत का उपयोग करते हुए सिर को पूरी तरह से ऊपर उठा दें। अपनी गर्दन को धीरे से पीछे की ओर ले जाएं ताकि आपकी मुद्रा कोबरा मुद्रा की तरह दिखे। ऊपर की ओर देखते हुए आराम से सांस लें। अपनी छाती को पूरी तरह से फैलाकर रखें। शरीर को पूरा वजन अपने हथेलियों पर न आने दें। 20 से 25 सेकंड के लिए इसी मुद्रा को बनाकर रखें। आसन को पूरा करते हुए पहली स्थिति में वापस आइए। पहले सांस छोड़ें। अब अपनी छाती, नाभि, कंधों, गर्दन और माथे के धीरे से नीचे लाएं। अपने हाथों को एक तकिए की तरह अपने सिर के नीचे रखें और कुछ मिनटों के लिए आराम करें। कोबरा मुद्रा को इसी तरह 2 से 3 बार दोहराएं। आइए जानते हैं भुजंग आसन के लाभ। भुजंग आसन के अभ्यास से पेट सही रहता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। कोबरा पोज का अभ्यास करने से स्पाइन, कंधे और जांघें मजबूत होती हैं। इसके अलावा यह शारीरिक संतुलन बनाता है। भुजंगासन मूड को बेहतर करने में भी मदद करता है। यह शारीरिक थकान को कम करता है और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। भुजंगासन का अभ्यास अस्थमा के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। इससे अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। आइए अब हम जानेंगे ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन को द माउंटेन पोज के नाम से भी जाना जाता है। योग करने वाला हर इंसान इस आसन को अपनी रोजमर्रा के योगासन में शामिल कर इसका लाभ उठा सकता है। ताड़ासन को सभी स्थायी योग मुद्राओं की नींव माना जाता है। इस पोज को करने में शरीर के हर एक अंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि हमारे दिमाग का इस्तेमाल भी ताड़ासन के दौरान होता है। बच्चों को यह आसन करने का सुझाव
इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि इससे उनकी लंबाई बढ़ती है। वहीं यह आसन हमारे शरीर के पोस्चर को सुधारने में भी मददगार होता है। आइए अब हम जानेंगे ताड़ासन को किस प्रकार किया जाता है। अपने पांव पर सीधे खड़े हो जाएं, वहीं शरीर का पूरा वजन दोनों पांव पर बराबर हिस्सों में डालें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सिर की तरफ ले जाएं। आगे की तरफ देखते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को उल्टा कर ऊपर ले जाकर लॉक करें। अब पांव की उंगलियों के बल पर ऊपर उठें, सीधा देखते रहें, फिर हाथों को धीरे धीरे अनलॉक करें। पांव को रिलैक्स कर खड़े हो जाएं। आप इस आसन को बार बार कर सकते हैं। यदि आपने जीवन में कभी भी ताड़ासन नहीं किया है तो कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में आप ताड़ासन करने के पूर्व इन बातों को ध्यान दें। जैसे ताड़ासन करने के दौरान यदि आपको सिरदर्द महसूस हो तो उसे जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। यदि आप खून को पतला करने और लो ब्लड प्रेशर की दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो उस स्थिति में बिना डॉक्टरी सलाह के उस योगासन को नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे ताड़ासन करने के लाभ। ताड़ासन हमारे पोस्चर को सुधारने के साथ हमारी छाती और स्पाइन को खोलता है, थाई और पांव के मसल्स की स्ट्रेंथ को सुधारता है। अवेयरनेस और एकाग्रता बढ़ाने में भी यह आसन काफी मददगार है। फ्लैट फीट की समस्या के साथ यह साइटिका की बीमारी से निजात दिलाता है। हमारे चेहरे से यह तनाव मुक्त करने में मदद करता है। ताड़ासन को योग मुद्रा और वृक्षासन के बाद करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, शरीर की मोबिलिटी में सुधार होता है। ताड़ासन को करने से लोअर एब्डोमेन की स्ट्रेचिंग होती है। इससे हमारी पाचन शक्ति में सुधार होता है। पैर की उंगलियों के बल पर शरीर का वजन डालने से हमारे पांव की स्टेबिलिटी बढ़ती है और बैलेंस बना रहता है। पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने का यह एक बेहतर जरिया है।
धन्यवाद महोदया। नमस्कार। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय विद्यालय पन्ना में आज आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 समारोह में मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्रदान किया गया है। सर्वप्रथम मैं समारोह के मुख्य अतिथि श्री नीरज सिंह गुर्जर, क्रीड़ा अधिकारी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुनौर, जिला पन्ना को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस समारोह को सफल बनाने हेतु दिया एवं अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित किया। मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री अमरचंद्र राजपूत जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सका। मैं कार्यक्रम के संयोजक श्री दिनेश कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय पन्ना को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनका अथक प्रयास इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोगी रहा। कार्यक्रम में योगदान देने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समारोह में दर्शकों के रूप में भी उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं अन्य व्यक्तियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में मैं उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।